नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 2023 की महाभारत। बात करेंगे उन खबरों की भी, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से एक बड़ी खबर, ओवरटेक करने के चक्कर में एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। भटगांव के मुख्य मार्ग की यह घटना है। देखिए, यह तस्वीर सीसीटीवी वीडियो उस हादसे के दौरान का बताया जा रहा है जब हादसा हुआ, और यहां हादसे की सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और एक ट्रक भी वहां से गुजरता है। कार की टक्कर से स्कूटी सवार गिरता है और शुक्र है कि वहां पर जो ट्रक है वो स्कूटी पर नहीं चढ़ता। लेकिन स्थिति क्या है, इस पर जानना पड़ेगा कि आगे क्या हादसा का प्रमुख कारण हुआ। हालांकि स्कूटी जो जरूर ट्रक के नीचे आती है, लेकिन स्कूटी सवार कुछ दूर जाकर गिरता है। ये हादसे का मामला सामने आया सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से। बड़ी खबर, ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क हादसा हो गया और ये हादसा हुआ, स्कूटी सवार कार से टकराया और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, सिंध नदी के बीहड़ में आग लगने का मामला। दरअसल निवसाई गांव के पास भीषण आग लगी है और काफी बड़े इलाके में यह आग फैल गई है। कई घंटे तक ग्रामीण यहां दहशत में इस आग की वजह से। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है। दरअसल गर्मी के चलते जंगली घास में यह आग लगी बताई जा रही है और इस कारण से यह आग लगी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऐसा कारण बताया जा रहा है। और सिंध नदी के बीहड़ में आग लगने का मामला, निवसाई गांव के पास ये आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया और ग्रामीणों के सहयोग से इस आग को बुझा दिया गया है। जब तक ये आग की लपटें उठ रही थी, ग्रामीण काफी दहशत में थे। दरअसल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और गर्मी के चलते बताया जा रहा है कि जंगली घास में आग लग जाती है और जिसकी वजह से ये आग ने इतना विकराल रूप धर लिया और काफी देर तक ये आग जलती रही। काफी बड़े इलाके में ये आग फैल गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया ग्रामीणों के सहयोग से। दरअसल जो जंगली घास है वो घास गर्मी में आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ये आग इतने बड़े क्षेत्र में फैल गई। सिंध नदी के बीहड़ में ये आग लगी थी और ग्रामीण जो आसपास के जो लोग थे उनमें दहशत का माहौल था। हालांकि इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से काबू पा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाए जाने से पहले उस वक्त जब प्रयास किए जा रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये भिंड से करीब सिंध नदी के बीहड़ के आसपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां निवसाई गांव के पास ये भीषण आग लगी थी। ग्रामीण डरे हुए थे, इस आग के फैलने का डर लगातार बना हुआ था। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया। गर्मी के चलते जंगल की घास में आग लगने की वजह से लोग दहशत में आ गए थे। और अब बात करेंगे 2023 की महाभारत की। जी हां, चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम वासियों को बड़ी सौगात दी है। लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल होने सीएम शिवराज पहुंचे थे। सीएम ने नर्मदा का पानी रतलाम लाने का बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जिले को 1374 करोड़ के विकास कार्यों की भी सौगात दी। उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसमें बहुप्रतीक्षित गोल्ड पार्क, जिला अस्पताल, ऑडिटोरियम के काम शामिल हैं और सीएम ने रैंप पर चलते हुए लाडली बहनों के लिए गीत गाया और लाडली बहनों पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी सुनवाएंगे आप। गर्मियों में पीने के पानी की दिक्कत आती है, तालाब सूख जाते हैं और वे बदलावर तक नर्मदा मैया आ रही है। बदलावर की पाइपलाइन को अब रतलाम जिले में लाऊंगा और जो तालाब है गर्मी के दिनों में वो तालाब भरवा के पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा। आज और लंबी बात नहीं, आओ मेरी बहनों, आज अपने भाई के साथ संकल्प लो, लाडली बहना सेना बनाओ, गांव में कुरीतियों को दूर करो, राजनीतिक रूप से भी जागरूक रहो, ताकि मैं और आप हम सब
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नया जमाना लेके आए, जहां मेरी बेटियां सुखी हो, जहां मेरी बहनें सुखी हो, जहां बेटे सुखी हो, जहां गरीब सुखी हो, जहां किसान सुखी हो, जहां किसी की आंखों में आंसू ना रहे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सबकी जिंदगी में खुशहाली। चुनावी साल में बीजेपी नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत को लेकर मंत्र दिया और बूथ मजबूत करने की बात कही। बैठक में नगर और ग्रामीण पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत उन्होंने की और बड़े नेता को बीच पाकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। दरअसल उन्होंने आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को लेकर ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। क्या किस तरह की समस्याएं कार्यकर्ताओं को आ सकती हैं उसके बारे में चेताया और कैसे उनसे निपटना है इसके बारे में उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया। और दरअसल बूथ मजबूत करने का काम कैसे करना है इसके बारे में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। और ये जो कार्यक्रम है, दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उन्हें जीत का मंत्र दिया और आगामी चुनाव में बूथ कैसे मजबूत करना है अपने अनुभव उन्होंने साझा किए। और अपने अनुभव के आधार पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक में नगर और ग्रामीण पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से आगामी चुनावों में कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम किया। उनके हाथ मजबूत होंगे तो वे बूथ मजबूत करेंगे और बूथ स्तर पर जब पार्टी मजबूत होगी तो उसका परिणाम बेहतर आएगा। इस उम्मीद के साथ यहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया था और यहां पर शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्र से कार्यकर्ता शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने मार्गदर्शन किया और बूथ मजबूत करने के गुर सिखाए, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी यहां पर भूमिका जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण कार्यकर्ता, शहरी कार्यकर्ता सभी को एक साथ उन्होंने वहां पर बूथ कैसे मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ मजबूत करने के क्या तरीके हैं, क्या परेशानियां वहां आ सकती है और उनसे कैसे जूझना है, लोगों को कैसे साधना है और शहरी क्षेत्रों में कैसे बूथ को मजबूत करना है, जीत का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को। और अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब से कुछ ही देर में होगी। दरअसल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। दरअसल सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान की समीक्षा की जाएगी। अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होनी है। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक शुरू होगी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी को बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, जिस पर क्या कुछ जानकारी रहेगी ये अपने सहयोगी से बात करके आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होनी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यहां पर प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सभी पहुंचेंगे और ओम माथुर भी इस बैठक में आने वाले हैं। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जिन्हें की छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, ये आएंगे और अध्यक्षता
बैठक की करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनेगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल होंगे और बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। ममता, कितनी देर में बैठक शुरू होनी है? बिल्कुल, देखिए 6 बजे के करीबन बैठक शुरू होगी और ओम माथुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नारायण चंदेल पहुंच चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो लगातार मंथन जो है वो बीजेपी कर रही है और आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी होगी इस पे खासतौर पे जो है वो चर्चा होगी और राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसे लेकर बीजेपी घेर सकती है और केंद्र की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर जो है वो प्रचार प्रसार विधानसभा चुनाव में भी किया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी आज बीजेपी की बैठक हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उसमें शामिल हुए थे, पवन साय शामिल हुए थे और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो शामिल हुए थे और ये बैठक जो है रोहिणीपुरम में हुई थी। और जाहिर तौर पर इस बैठक को लेकर जो बातें सामने आई है वो ये है कि एक इमोशनल एजेंडे पे तो जो है वो काम किया ही जाएगा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। खासतौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे दूसरा और अगर हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कई जो योजनाएं हैं उसको लेकर खासतौर पे जो है ये एक टारगेट की तरह लिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो धीरे धीरे और स्लाइटली बिना सामने आए हुए जो है योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का नजर बना रखे हैं। मीटिंग में क्या कुछ और बातें रहेंगी इस पर और डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर मालवा के महत्वपूर्ण शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां पर अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 ने विधानसभा के मुद्दों को जानने और वोटर्स की क्या सोच है ये जानने की कोशिश की। मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां लगभग तेज हो गई है। शाहजहांपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और सबसे खास बात यह है कि परंपरागत तौर पर भले ही ये कांग्रेस की सीट रही हो लेकिन एक बार भाजपा यहाँ पर सेंधमारी कर चुकी है। तो दोनों ही दल इस बार भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि शाहजहांपुर विधानसभा पर वो काबिज होंगे। लेकिन इन सब के बीच तमाम जमीनी मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं और आम लोग क्या सोचते हैं कि वो 2023 में किस तरीके से वोट करेंगे और क्या सोच के वोट करेंगे। सर, हमारे साथ कई लोग हैं जो राजनीतिक विचार रखते हैं, पत्रकारिता में अनुभव रखते हैं। सर, क्या लगता है शाहजहांपुर विधानसभा को लेके कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हो पाया है? जिस प्रकार से हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में अभी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है और समय समय पर दोनों के ही जनप्रतिनिधि विधायक के तौर पर आ चुके हैं। लेकिन शाहजहांपुर का जिस प्रकार से विकास होना था जमीनी रूप पर, उसमें आज भी वो पिछड़ा हुआ है। चाहे स्वास्थ्य ले लें, चाहे शिक्षा ले लें, चाहे रोजगार का क्षेत्र ले लें, हर जगह यहाँ से पलायन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी कोई योजना सरकार या दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं दे पाए। रोजगार के मामले में देखें तो एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग यहाँ नहीं है। कृषि पर आधारित यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके यहाँ कृषि कॉलेज का लगातार घोषणा हो रही है लेकिन पूरे नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। जबकि दावे चुनावों में लगातार दोनों ओर से जनप्रतिनिधि करते हैं, जीत कर भी आते हैं, लेकिन ज़मीन पर वे वादे पूरे होते कई बार लोगों को दिखाई नहीं देते और योजनाएं अधूरी पड़ी रहती हैं और वो समय पर पूरी नहीं होती। मुख्य रूप मुद्दा जो चीलर नदी है, सीएम आए, उन्होंने यह घोषणा की, फंड दिया, लेकिन आज भी चीलर नदी पूरा एक गंदा नाले के रूप में तब्दील होती हमको दिखाई दे रही है। तो ये सारी समस्याएं बनी हुई है तो लोग इससे काफ़ी त्रस्त हैं। तो तमाम मुद्दे हैं। राजेश जी, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से विधानसभा के लोग सोचते हैं, क्या मुद्दे हो पाए हैं और क्या आगे होना चाहिए? सर, बताएं कि मुद्दे तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने लगभग कवर नहीं की हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में बताते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जनता तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना सारा लिप्त है सर कि जो राशि वगैरह आती है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के सदस्य ही प्रशासनिक व्यक्तियों से साठगांठ करके जिस व्यक्ति तक वो योजना का लाभ पहुंचना होता है वहाँ नहीं पहुंचता है। दूसरी चीज़ हम देखें कि शाहजहांपुर में कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है, आप देख लो पूरी नगर पालिका ने रोड खोद रखे हैं। वही 3000 जो पिछली बार का जो अगर रोड की अगर देखें लागत
तो आपने 3,000 करोड़ के रोड तोड़ दिए ना, आप 100 करोड़ की नई योजना में फिर मल जल योजना यूज करके ना उससे बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आप कर क्या रहे हैं भाई। शिक्षितों जैसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नया विकल्प इस बार लोग सोच सकते हैं। तो युवा भी हमारे साथ है सर, किस तरीके से अजय जी आप सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि विधानसभा को लेकर क्या आगे होना चाहिए विकास को लेकर? सुनील जी देखें, सबसे पहले तो जो गढ़ है शाहजहाँपुर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा अपनी सीट जीतते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि जो विधानसभा 2013 का जो चुनाव हुआ था, जब जरूर भारतीय जनता पार्टी से अरुण भीमावत जीते थे, लेकिन जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो अभी आपको बताया कि विकास सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्दा है। दावे बहुत होते हैं, मंच से घोषणाएं बहुत होती है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पक्ष के विपक्ष के, लेकिन धरातल पे उसका किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। जैसा अभी अजीत जी ने बताया कि चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, हमारे यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। हम बात करते हैं हमारे नजदीकी शहर इंदौर की, स्वच्छता में अव्वल है, शहर में स्वच्छता दिखाई नहीं पड़ती है। रोजगार की बात करते हैं, उज्जैन नजदीक है, जिस तरीके से महाकाल लोक अभी जो बना है, लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं, शाहजहाँपुर में रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा खुद सत्ताधारी दल के नेता होकर के अस्पताल में धरना देते। तो ऐसे तमाम परेशानियां हैं जिनका हल होना चाहिए, निकाल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसमें विकास धरातल पर उतरेगा और एक अच्छी सरकार और अच्छा जनप्रतिनिधि शहर और विधानसभा को मिलने जाएगा। तो देखिए, दोनों दलों की तरफ से जो है विकास के अपने अपने दावे हैं। भाजपा की विकास यात्रा है तो विधायक की अपनी ग्राम चौपाल है। इन दावों के बीच कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। तो मिशन 2023 में फतह किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर। और उज्जैन से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसे के सीसीटीवी वीडियो सामने आए। दरअसल नानखेड़ा थाना के पंथ पिपलाई की यह घटना बताई जा रही है। बाइक से जा रहे नाना और नाती की मौत का मामला। आपको बता दें कि रोड क्रॉस करते वक्त ये टक्कर हुई थी और हादसे की तस्वीर बेहद दर्दनाक आप तस्वीर में देख सकते हैं। बाइक से जा रहे नाना और पोते की मौत हो गई। इस हादसे में जबरदस्त टक्कर हुई और एक कार बहुत तेज गति से उधर आती है और टक्कर मार देती है। और यहां देखिए बहुत तेज ये जबरदस्त टक्कर थी जिस हादसे में नाना और पोते की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा और इसमें कार बहुत तेजी से टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। रोड क्रॉस करते वक्त ये हादसा हुआ। रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे नाना और पोता की जोड़ी बताई जा रही है। इस स्कूटी पर सवार थे नाना और नाती, माफ कीजिएगा, अपने नाती को लेकर शख्स रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने आकर जबरदस्त टक्कर मारी और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। बेहद दुखद ये मामला। उज्जैन का ये हादसा बताया जा रहा है। उज्जैन के सड़क हादसे की ये सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।